हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो उसमें ये जो है उसी के क्रम का ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 21 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले पूरा 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पेज पर जाइए, आपको उनको वहाँ से वीडियो जो है मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। चलिए आज 21वां प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये घटना चक्र के बुक से लिया गया है। ठीक है, घटना चक्र के बुक से लिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है, तो इसको हम पूरा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है निम्न तालिका से माध्य की गणना करिए। ठीक है, इसमें दिया गया है हमें माध्य की गणना बताना करना है और इसमें अंक दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। ठीक है, इसका माध्य बताना बेसिकली क्या होगा, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अगर तालिका के अनुसार आपको अगर माध्य की गणना करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो इसको क्या करेंगे, आप इसको बनाइएगा। पहले एक और चार्ट बनाएगा, प्रिपेयर करिए। इसमें चार्ट अगर हम प्रिपेयर करें तो देखिए इधर जो अंक लिखा हुआ ये अंक हो जाएगा। ठीक है, माध्य बीच में माध्य कर देते हैं। इसके बाद हम बारंबारता जो लिखा हुआ बारंबारता इसको लिख देते हैं। ठीक है, बारंबारता हो गया, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से और माध्य को हम एक्स से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद बारंबारता हो गया। फिर इसके बाद इसमें हम एक और चार्ट बनाएंगे, माध्य इंटू बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। तो ये इस तरीके से चार्ट बन जाएगा। ये हो जाएगा एफ इंटू एक्स। ठीक है, एफ इंटू एक्स। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा चार्ट बन गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक एक कर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। इसमें अगर देखें तो पहले लिखा है 0 से 10 और इसके बीच में जो बारंबारता दिया गया है वो 2 दिया गया है। अब इसका माध्य क्या होगा, तो 0 से 10 जो दिया गया है तो 0 प्लस 10 करेंगे तो 10 होगा और इसको बाई 2 कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा माध्य निकल आएगा। तो 0 से 10 10 और 10 प्लस 10/2 यानी कि 5 5 हमारा माध्य हो गया। ठीक है, तो इसका एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ इंटू एक्स हो जाएगा 5 गुणे 2 बराबर ही हो जाएगा 10 के। तो ये हमारा पहला आ जाएगा। दूसरा दूसरा देखते हैं। तो दिया गया है 10 से लेकर 20 तक। ठीक है, 10 से लेकर 20 तक और इसका बारंबारता जो दिया गया है एफ का मान 4 दिया गया है। अब यहाँ से इसका माध्य अगर हम निकालते हैं तो 10 प्लस 20 यानी कि 30 और 30/2 यानी कि 15 कर देते हैं। तो इस तरीके से हम माध्य इसको निकालते हैं, मतलब जो भी अंक दिया गया है उस अंक को दोनों को रेंज को हम दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे तो हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 15 गुणे 4 यानी कि 60 हो जाएगा इसका वैल्यू। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारा जो वैल्यू है वो क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है 20 टू 30, मतलब 20 से लेकर 30 के मध्य। और इसकी जो बारंबारता दी गई है वो कितनी दी गई है, 20 से 30 के मध्य, तो वो दिया गया है 12। अब इसका अगर हम निकालते हैं माध्य तो 20 30 20 50 हो जाएगा। 50/2 करेंगे तो इसका माध्य आ जाएगा 25 के। और 25 गुणे जब 12 करेंगे तो इसका जो है फाइनल क्या वैल्यू आ जाएगी, 25 गुणे 12 हो जाएगा आपका 300। ठीक है, 300 के ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम और थोड़ा सा लाइन बना लेते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इसको चलिए अब तीसरा हो गया। अब चौथा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, चौथा दिया गया है, चौथा नंबर दिया गया है 30 से लेकर 40 के रेंज में। ठीक है, 30 से लेकर 40 के रेंज में दिया गया है। 30 से लेकर 40 के रेंज में दिया गया है। इसका बारंबारता कितना दिया गया है, 30 से 40 के मध्य में 21 दिया गया है। इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए 40 प्लस 30 करेंगे यानी 70 हो जाएगा और बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 35। अब 21 गुणे 35 हम गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा मान आ जाता है एफ इंटू एक्स का, तो ये वैल्यू हो जाएगा 735। ठीक है, 21 गुणे 35 बराबर कितना आ जाएगा, 735। ये हमारा मान आ गया। फिर इसी तरीके से हम आगे वाले का भी निकालेंगे। चार्ट अगर दिया है तो इसी तरीके से हम एक एक करके निकालेंगे। फिर आ जाता है 40 से लेकर 50 के मध्य। यहाँ पे इसकी जो बारंबारता दिया गया है वो कितना है, 45, सॉरी ये दिया गया है 6। ठीक है, अब 40 50 हो जाता है 90 और 90 को अगर हम जोड़ बाई 2 करते हैं तो यह आ जाता है 45 जो कि हमारा माध्य होता है। और इसको हम दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 45 गुणे जो 6 जो कि 270 होता है और ये वैल्यू आ जाएगी एफ इंटू एक्स के। ठीक है, फिर अगला क्या दिया गया है, 40 50 हो गया, 50 60 दिया गया है। 50 60 को भी देख लेते हैं। 50 60 है तो 50 60 की अगर हम बात करते हैं, 50
से लेकर 60 के मध्य। तो इसकी बारंबारता कितनी दी गई है? इसकी बारंबारता जो दिया गया है 50 से 60 के मध्य में 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके माध्य की, तो माध्य इसका कितना हो जाएगा? 50 60 हो जाता है 110, और 110 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 55 आता है। इन दोनों को 55 गुणे 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 गुणे 3 हो जाता है 165 के हो जाता है, ठीक है। फिर लास्ट जो बचा है 60 से लेकर 70 के मध्य, 60 से लेकर 70 के मध्य दिया गया है। तो इसको कैसे निकालें? 60 से 70 के मध्य जो बारंबारता दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो 60 से 70 के मध्य की बारंबारता 2 दिया गया है। इसका अगर हम माध्य निकालते हैं तो 60 प्लस 70 करते हैं तो 6 7 13 130, और 130/2 करेंगे तो यह आ जाएगा 65। 65 गुणे 2 करते हैं तो यह आ जाता है 130। तो हमारा ये वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। हमारा क्या है? अब ये सारी वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करेंगे? अब हम इसको जोड़ लेंगे, क्या? बारंबारता को। तो जोड़ने, जब इसको जोड़ा जाता है तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, जब जोड़ेंगे 2 + 4 + 12 + 21 + 6 + 3 + 2, तो ये आ जाएगा 50 के। और इसी तरीके से हम इसको भी जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स को। तो 10 है यहाँ पे, तो 10, ठीक है। 10 के बाद फिर आ जाता है 60, तो 60 हो जाएगा 60, और 10 + 60 + 300 + 735 + 270 + 165 + 133 130। तो इन सभी को आप जोड़िएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1670, ठीक है। 1670 वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना क्या है? निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर फार्मूला जो होता है, माध्य बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? माध्य बराबर होता है ऊपर का फलन x अपान f इंटू एक्स अपान फलन f। ये होता है हमारा फार्मूला। तो हमारा यहाँ से मान पता है, f इंटू एक्स का मान आया है 1670 और f का मान आया है 50। तो डिवाइड कर देंगे इसको, 167/50 हो जाएगा, 167/5 हो जाएगा, क्योंकि जीरो वहाँ से कैंसिल हो गया है। अब इसको आप जब भाग करिएगा 5 से, तो 5 या 15 1, 5 या 15 2, और इसके बाद दशमलव लगाएंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो आपका फाइनली जो माध्य आएगा वो क्या हो जाएगा? 33.4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे यही विधि लगाई जाएगी और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 33.4, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम निकाल के लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दिया गया है C1 और C2 दो संकेंद्रित वृत्त इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा यानी कॉर्ड है, तो जो C2 को P पर स्पर्श करती है यानी टच करती है, तो AP की लंबाई हमें बताना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए पहले वृत्त बनाते हैं। ये दो वृत्त की बात कर रहा है जिसके जो केंद्र है, एक का C1 है, दूसरे का क्या है? C2 है। मतलब दो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं जिस C1 और C2। दोनों वृत्त को हम पहले बनाएंगे। पहले एक वृत्त ये हो गया बड़ा वाला, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि एक वृत्त और है जो इससे छोटा है, तो इसके छोटा वाला हम बना लेते हैं। इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का केंद्र जो है, मध्य जो है वो क्या जाएगा? O मान लेते हैं। इस तरीके से मान लीजिए O हो गया। अब ये हो गया, पहला जो छोटा वाला है वो C2 हो जाएगा, दूसरा बड़ा वाला है वो C1 हो जाएगा। C1 और C2 दो इस प्रकार है कि C2 की जो त्रिज्या है वो C1 की त्रिज्या से कम है। तो C1 की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? C1 की त्रिज्या ये हो जाएगी, इसको मान लेते हैं, ये जो डैश डैश लग रहा है ये हो जाएगी C1 की त्रिज्या, ठीक है। और C2 की त्रिज्या क्या हो जाएगी? C2 की त्रिज्या ये हो जाएगी, यहाँ तक ही जाएगा सिर्फ। तो इस तरीके से C2 की त्रिज्या कम हो जाएगी C1 से, इसमें दिखाई दे रहा है। फिर क्या कह रहा है कि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है। तो 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है जो C2 को P पर स्पर्श करता है। तो 12 सेंटीमीटर को जो उसकी कॉर्ड है, तो उसको बनाएंगे तो इस तरीके से C2 को टच करते हुए जाता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये है मान, ये AB है, और ये C2 को कहाँ पर? P पर टच करता है, इस तरीके से टच कर दिया। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें मान निकालना है AP की लंबाई। AP की लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। AP की क्या ज्ञात करना है? लंबाई। तो इस तरीके से ये टच करता है। तो चूंकि क्या होता है, प्रमेय होता है, थ्योरम होता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है वो जीवा को क्या करता है? समविभाजित करता है।
यानी इस तरीके से अगर हम डाल देते हैं तो 90 डिग्री होता है और ये दोनों को बराबर में डिवाइड करता है ए बी को। तो इस तरीके से ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पी की वैल्यू हो जाएगी ए बी बाई टू, ए बी बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से ए बी का मान दिया गया कितना, 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है, तो 12/2 ये माना जाएगा आपका ए पी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ए पी 6 सेंटीमीटर और पी बी ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मान क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज करेंगे। ये क्या है, मान भी दिएगा पी क्यू आर है। इसका एक केंद्रक है, केंद्रक कहाँ होगा, बीच में होगा, ठीक है। जो ये रेखा होगी इनके कोण जब डिवाइड करते हुए जाएंगे तो जो बिंदु को इसका मतलब ये टच करते हुए जाएंगे, तीनों रेखाएं मिलेंगी, वो हो जाएगा केंद्रक, जो कि क्या है, एल है। यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई कितनी दिया गया है, 6 सेंटीमीटर है, तो पी एल की लंबाई क्या है, पी एल की लंबाई ये वाली लंबाई पूछी गई है बेसिकली, ये वाली, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला था, अगर पी एल निकालना इस तरीके से एक, और एल जो बिंदु है वो केंद्रक अगर होता है समबाहु त्रिभुज का, तो इसमें हम निकालते हैं, फार्मूला लगाते हैं, पी एल बराबर हो जाता है, पी एल बराबर पी क्यू अपान √3, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से पी एल की वैल्यू, पी क्यू का मान पता है, पी क्यू का मान कितना है, 6/√3 हो जाएगा, 6/√3। अब इसको और थोड़ा सा अगर हम करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × √3 इंटू √3/√3 हो जाएगा। यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, पी एल का मान आ जाएगा 2 × √3 सेंटीमीटर, और यही हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 2 × √3, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि x² - 8x - 1 बराबर 0, तो हमें मान निकालना है x² + 1/x² का, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल जाएगी, आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे, इसको हम इसमें कर देते हैं x से डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x² x - 8x/x - 1/x बराबर 0/x, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू x से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, x - 8 - 1/x बराबर 0। तो ये क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो x - 1/x बराबर हो जाएगा 8 के। और इसके बाद हमें पूछा क्या गया है, x² + 1/x² का मान पूछा गया है। तो यहाँ से अब हम क्या कर देंगे कि अगर आप इसको या तो वर्ग कर दीजिए दोनों साइड, वर्ग जब करेंगे इनको दोनों साइड, तब ये हमारा हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x² - 2ab, मतलब x × 1/x, और इधर हो जाएगा 8 × 8 = 64 के। यहाँ से क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x² + 1/x² बराबर 64, और ये 2 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कितना हो जाएगा, 66, और हमें यही वैल्यू पता करनी थी, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 66। आंसर इसका 66 सही कहाँ पर है, डी पार्ट में है, तो डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया कि यदि x + y बराबर दिया गया है, ये x + y बराबर दिया गया है 25 के, x + y बराबर दिया गया है 25 के, ठीक है। x + y बराबर 25 के दिया गया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, x + y बराबर 25, और x y की वैल्यू भी दी गई है 20। ज्ञात हमें करना है x³ + y³ का मान। तो देखिए x³ + y³ का फार्मूला इसमें लगेगा, और वो फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है x + y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है x² + y²। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करके हो जाएगा xy, ठीक है। अब देखिए हमें x + y की वैल्यू पता है, ठीक है, लेकिन और एक्स वाई की वैल्यू पता है, लेकिन हमें x² + y² की वैल्यू नहीं पता है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, x + y का होल स्क्वायर करेंगे। ये फार्मूला होता है x² + y² + 2xy के। यहाँ पे x + y की वैल्यू पता है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद x + y² हमें निकालना है, इसको एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। फिर हमें 2xy का मान पता है कितना, 20, तो 20 से गुणा कर देंगे, 25 × 25, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, ये वैल्यू हो जाएगी x² + y² + 20 दूना 40। इसको पक्षांतर करेंगे तो x² + y² का वैल्यू हो जाएगा 625 - 40 के। इसको घटा लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मान 585 की।
अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता होगी। अब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है निकाल सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई मतलब 25 के इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 585 के, और माइनस 2xy का मान पता है 20, तो 20 से गुणा कर देंगे। इसको आप कर लीजिए सॉल्व, तो 25 गुणे 585 माइनस 40, ठीक है। यहाँ से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 25 गुणे 585 माइनस 40 तो जाएगा, ये हो जाएगा 565। अब 25 से इसको गुणा करिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14,125, ठीक है। 14125 इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 50 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या है तो देखिए 50 और 20 और 50 के बीच, तो 20 से लेकर चलते हैं तो पहली अभाज्य संख्या 20 के बाद 23 है, मतलब 20 से आगे जब चलेंगे तो 23 उसकी अभाज्य संख्या, फिर आएगा 29, फिर आएगा 31, फिर आएगा 37, फिर आएगा 41, इसके बाद आता है 43, फिर आता है 47। तो इतना ही अभाज्य संख्याएं मिलती हैं 20 से लेकर 50 के, मतलब टोटल संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 से क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तीन क्रमिक विषम पूर्णांकों में से 3 गुनी दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 7 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक संख्या पूछा गया है। चलिए इसको लगाते हैं। अब 3 क्रमिक विषम संख्या हम मान लेते हैं, क्या क्या हो जाएंगी, मान लेते हैं पहली जो है वो x है, तो दूसरी क्या आ जाएगी x+2, और तीसरी क्या आ जाएगी x+4। ये विषम संख्या हम मानते हैं, मतलब 2 4 6 के टर्म में हम विषम संख्याएं क्रमिक के अनुसार मानते हैं। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि 3 गुनी दूसरी संख्या हमारी x+2 है, तो इसको 3 गुनी कर देते हैं, बराबर के कह रहा है कि तीसरी संख्या के 2 गुने से अधिक है, तीसरी संख्या के 2 गुना, तो यानी x+4 का 2 गुना से 3 अधिक है, 3 जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x+6 बराबर क्या हो जाएगा 2x+8+3, ठीक है। यहाँ अब इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, इधर 2x आएगा तो ये हो जाएगा x, 6 उधर जाएगा तो 8 3 11 माइनस 6, तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 5। तो तीसरा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक हमने माना था x+4, तो x+4 मतलब 5+4 बराबर 9 के, तो हमारा जो तीसरा पूर्णांक होगा वो 9 हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा बताना, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये दिया गया है, इजिली है, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करके इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कैसे सॉल्व किया जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है देखिए किस तरीके दिया गया है ये, इसका मान हमें x का मान पता करना है। जो वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू क्या है, दिया गया है 6 की पावर √4 इंटू एक्स दिया गया है, प्लस 8 की पावर 4 क्यूब रूट 4 रूट एक्स, और फिर 10 की पावर 4 बार इंटू एक्स। यहाँ पे हमें x का वैल्यू पता करना है। कैसे पता करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले हम ऑप्शनल चलेंगे, ठीक है। 8 2 16 4, x का मान इन्हीं चारों में से कोई एक सकता है। अब देखिए इसमें एक एक करके चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पे रखेंगे x बराबर 16 का मान, चूंकि जो कि सही है तो इसी को हम रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप सभी को चेक करिएगा बारी बारी से, जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो 6 की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 16, प्लस 8 की पावर 4 रूट हो जाएगा ये 16, प्लस 10 की पावर 4 रूट ये हो जाएगा 16 के। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये क्या है 4 का स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 और 4 रूट चढ़ा हुआ है, तो यानी कि हो जाएगा 6 की पावर 2, ठीक है। इसी तरीके से 8 की पावर 2 आ जाएगा, और इसी प्रकार आ जाएगा आपका 10 की पावर 2। यहाँ इसको सॉल्व करिएगा, अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने क्या 6 कहा 36 प्लस 8 64, ये बराबर आ जाता है 100। तो 36 और प्लस 64 कितना होता है, तो ये भी 100 होता है, तो 100 बराबर 100 के, यानी कि हमारा दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है सिद्ध हो रहा है, प्रूव्ड हो रहा है, इसलिए जो है x का मान हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है
इनमें से सबसे छोटा अनुपात बताना है, ठीक है। छोटा अनुपात देखिए 5/6 दिया गया है, 7/9 दिया गया है, निकाल सकते हैं आप इसको भी, लेकिन देखिए क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो जी 0.83। 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.77। 11 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.91 और 13 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 0.72। अब इसमें से कौन सी सबसे कम वैल्यू, छोटी वैल्यू, तो वो है 0.72। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13/18। राइट आंसर क्या हो जाएगा 13/18, ठीक है। सबसे छोटा अनुपात क्या है 13/18। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया P/Q के रूप में, इसको हमें निकालना है 0.63 और 63 के ऊपर ये जो बार लगा हो इसको। तो देखिए जहाँ तक ये संख्या इस प्रकार में हम क्या करते हैं कि जहाँ तक ये ऊपर वाली डंडी लगी होती है उसको लिख लेते हैं 63 और नीचे उतने ही बार 99 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अभी अगर एक अंक और लिखा होता उस पर भी बार होता तो 999 से गुणा करते हैं। इसको 9 से कैंसिल करिए, 9 से तो 63, 9 कम 9, 7/11 इसका अनुपातिक माना जाएगा। तो राइट आंसर 7/11, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है ये दो अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना जो 219, 365, 511 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5 और 7 शेषफल बचता है। तो जो शेषफल बचता है सबसे पहले क्या करना, बड़ी से बड़ी अगर संख्या ज्ञात करनी है तो इनको हम इन्हीं शेषफल में से घटा देंगे, इन्हीं संख्याओं में से। तो 219 - 3 हो जाएगा 216, 365 - 5 360 और 511 - 7 504, और सॉरी 504, हाँ 504 हो जाएगा। अब इनका क्या करेंगे, हम इनका निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको तोड़ मरोड़ के इसका HCM निकालेंगे तो आएगा 72। आप इसका HCM निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे 72 इसका राइट आंसर है। 72 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 5 में जोड़ने पर 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें 5 जोड़ने पर, जिसे 5 में जोड़ने पर 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। 12, 14 और 18, इसका हम क्या कर लेंगे LCM, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो LCM निकालेंगे। LCM 12, 14, 18 का होता है 252, वो संख्या 252। अब देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 5 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो होगा वो क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से 5 हम घटा देंगे, तो 252 - 5 तो 247, तो हमारी वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 247 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर इसका C ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है यदि ए बी का 95% है, मतलब कि बी अगर 100 है तो ए 95 है, ये क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है। अब कह रहा है कि ए का कितना परसेंट बी है, तो मान लेते हैं ए का, मान लेते हैं जो है बी, ए का x% है, ठीक है, मान लिया x% है। फिर क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार अगर देखते हैं तो 95 का x%, 95 गुणे x% बराबर ये हो जाएगा 100 के, ठीक है। अब इसके बाद 75 कर लीजिए तो x% बराबर हो जाएगा 100/95 के। तो इसके बाद x बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100/95 का। इसको आप सॉल्व करिएगा तो x का मान आ जाएगा 105 से ही 5/19%, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 105 से ही 5/19%, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर यही प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की, तो देखिए 20% का लाभ होता है, ठीक है, और हानि कितना का होता है, 16% की हानि होती है। तो ये अगर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ओवरऑल कितना जो हो जाएगा रेशियो के, तो ये 324 के जो वृद्धि किया गया है इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य में जो वृद्धि किया था 324 रुपये के, तो यही जो हानि लाभ हुआ इसी के बीच के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना परसेंट हो जाएगा टोटल, तो 16 + 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 और 20 हो जाएगा 36%। तो 36% के बराबर हो जाएगा 324 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 324/36 के। इसको अगर आप कैंसिल करिएगा तो 9 बार जाएगा, 9 बार आ जाएगा, ठीक है। 9 छक
54 और 9 3 27 और 5 32। इस तरीके से हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 9 गुणे 100, ये हो जाएगा 900 रुपये। तो आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा 900 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक मेज 3000 रुपये में खरीदी गई और 3200 में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ, अब 3000 में खरीदते हैं 3200 में बेचते हैं तो लाभ ही होगा कितना, 200 रुपये का। तो इजी है, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, दिया गया कि एक फ्रॉक का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी बराबर दिया गया है 4500 के। ठीक है, और कह रहा है कि इसको 2 क्रमिक छूटों पर 2400 रुपये में बेचा जाना है, 2400 रुपये में बेचा जाना है। ठीक है, लेकिन किसके, 2 क्रमिक छूट। तो पहला छूट दिया गया कितना, 20%, और मान लेते हैं दूसरा छूट x% दिया गया। तो इसके बाद इसका जो रेट है वो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य वो हो जाएगा 2400 रुपये। ठीक है, तो देखिए अगर हम 4500 का पहला जो छूट दिया गया 20% उसको निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 8 तिक 24 और 24 और 4, ठीक है, 8 चौक 32 और 4 3600। तो हमारा आ जाएगा 20%, 4500 का 3600। ठीक है, 20% जो डिस्काउंट दिया गया उसके बाद हमारा कितना बचा, वो 3600 बचा। अब 3600 के बाद जब दूसरा डिस्काउंट दिया गया तो उसको कितना में बेचा गया, 2400। तो हमने टोटल कितना डिस्काउंट दे दिया, तो 1200 का डिस्काउंट दे दिया दोबारा। 1200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया कितने रुपये पर, 3600 रुपये पर। इसको अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा दूसरा परसेंटेज जो है निकल आएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करिएगा तो 12 3 36 यानी कि 100/3% हो जाएगा। तो यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हैं, 100/3 को हम क्या लिखते हैं, 33 सही 1/3%। तो दूसरी छूट क्या हो जाएगी, 33 सही 1/3%। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हो गया, 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि एक कक्षा में जो है क्लास में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 किलोग्राम है, और जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना होगा ये बताना। तो टोटल 15 विद्यार्थी हैं, 40 किलोग्राम इनका औसतन, तो टोटल भार कितना हो जाएगा, 600 किलोग्राम हो जाएगा। अब जब छोड़ देते हैं, एक एक चला जाता है तो 14 विद्यार्थी बचते हैं, तब इनका भार कितना है, 39.5। तो इनको जब पूरा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 553 kg। तो ये जो इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर, जो कि एक विद्यार्थी जो छोड़ के गया है उसका भार हमें पता चल जाएगा। तो इसमें से हम घटा देंगे 600 माइनस 553, इसको जब घटाइएगा तो आ जाएगा 47 किलोग्राम, 47 किलोग्राम। ठीक है, 47 किलोग्राम, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 47 किलोग्राम। आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया क्या गया है, देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ए अनुपात बी का अनुपात जो दिया गया है वो 5:7 है। ठीक है, ए अनुपात बी का अनुपात क्या है, 5:7 है। तो हमें निकालना है 6a² माइनस 2b² अनुपात b² माइनस a² का मान हमें पता करना है। तो ए अनुपात बी देखते हैं, इसको ए अनुपात बी का मान बराबर 5:7 दिया गया है। तो 6a² माइनस 2b² 6a² माइनस 2b² अपॉन b² माइनस a² की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, बटा, अगर अनुपात में तो बटा में लिख सकते हैं, तो इसलिए लिख दिया गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान यहाँ पे 5 के है और b का मान 7 के, तो यहाँ पे रखते हैं इसके वैल्यू को। तो 6 गुणे 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे b मतलब 7 का स्क्वायर अपॉन b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। गुणा भाग करेंगे तो 50 25 छक्का 150, पहला वाला आ जाएगा, माइनस 749 दूना 98। ठीक है, ये हो गया 749 माइनस 50 25। ठीक है, इसको हटाइएगा तो ये हो जाएगा 150 माइनस 98 मतलब 52 हो जाएगा, और 49 माइनस 25 मतलब 24 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करिएगा तो ये कट जाएगा, 4 छंग 24 और 13 52, तो हो जाएगा आपका वैल्यू 13:6। जो हमें अनुपात निकालना हो कितना हो जाएगा, 13:6। राइट आंसर ए पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, क्या दिया गया है, 55 लीटर का मिश्रण है जिसमें रस और पानी का अनुपात जो है वो कितना है। तो रस और पानी का अनुपात 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण में अगर अनुपात हमें 2:1 का बनाना तो कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा।
तो देखिए पानी एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन हमें छेड़खानी पानी में किया गया और रस में कोई छेड़खानी नहीं किया गया। तो रस को हम कर लेंगे बराबर, तो इसको बराबर करेंगे, 2 से गुणा करेंगे टोटल, तो ये जगह 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। अब हम कंपेयर करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा क्या है, रस बराबर है पानी की बढ़ोतरी कितनी हुई, तो 1 रेशियो की बढ़ोतरी हुई, 1 से 2 हो गया, यानी कि 1 रेशियो की बढ़ोतरी हुई। अब मिश्रण जो दिया गया 55 लीटर, मतलब हमारे पास मिश्रण कितना है 5 रेशियो के, तो ये 5 रेशियो के बराबर 55 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान ही हमें ज्ञात करना है, तो 11 लीटर पानी हमें मिलाना पड़ेगा। 11 लीटर क्या है, पानी मिलाया जाएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, एक ए जो है एक खाली टैंक को 18 घंटे में भरता है और बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 18 में भरता है और 24 में भरता है। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो टोटल कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो 18 चौक 72, 72 इसका कैपेसिटी हो गया। अब ये कितना काम करता है, तो ये 4 काम करेगा और 24 तिया 72 तो 3 काम करता है। तो इस तरीके से टोटल समय कितना लग जाएगा इनके, अगर दोनों भरनेंगे तो 72 भरना है और 4 + 3 काम करते हैं, तो 4 + 3 मतलब 7 काम करते हैं। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 सही 2/7 घंटे उसको समय लग जाएगा दोनों को भरने में, उस टैंकों को। तो यहाँ आंसर 10 सही 2/7 हो जाएगा। सी पार्ट राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राघव 45 मिनट में 3300 मीटर मतलब 3300 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी चाल हमें बतानी है, उसकी चाल हमें बतानी है और किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। समय दिया गया कितना, 45 मिनट। समय दिया गया है 45 मिनट। इसको अगर हम सेकंड में बदलते हैं तो 60 से गुणा कर देंगे। दूरी कितना दिया गया, डिस्टेंस जो दिया गया है 3300 मीटर दिया गया है, ठीक है। ये हो गया। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी दिया गया 3300 और समय है 45 × 60, तो मीटर पर सेकंड में है हमारा, हो गया। अब इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 6 × 18, 3 एकम 3 × 5 15, ठीक है। 5 36, 3 5 36, 66/15, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। 4.4 किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड होगी। सी पार्ट इसका राइट है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, दिया गया है एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% की वार्षिक ब्याज की दर से 4016.25 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त है। मूल राशि ज्ञात करना। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T/100। इसी पर रख के लगा लीजिए 4016.25। P हमें ज्ञात करना है, R का मान 7 है, T का मान 5/100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 0 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटेगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 × 8 = 40, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10 और 2 5 हम 25, ठीक है। 80 325 आ गया। 80 325/7। 7 से डिवाइड करिएगा तो मूलधन हमें पता चल जाएगा। 7 से डिवाइड करिएगा तो मूलधन पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 28 और 5 33, तो 52 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 49 और 52 मतलब कि कितना, 3, तो 7 बजे 35। तो हमारा मूलधन कितना जाएगा, 11,475 रुपये। 11,475 रुपये, तो 11,475 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि 24,000 रुपये की धनराशि के लिए त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 16% वार्षिक ब्याज पर दर पर 9 माह में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली निकालना है इसका मिश्र धन। मूलधन दिया गया है, रेट दिया गया है, समय दिया गया है, लेकिन त्रैमासिक दिया गया है। तो त्रैमासिक जब होता है तो क्या होता है, इसमें त्रैमासिक में जो प्रश्न होता है तो इसमें n बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है A बराबर P × 1 + R/100 की पावर n, इसी फार्मूले को हम लगाएंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा, A बराबर P का मान दिया गया 24,000 × 1 + R का मान कितना है 16%, तो 16/100 ये हो जाएगा। लेकिन त्रैमासिक है तो इसको 4 से और गुणा कर देंगे और पावर 3 कर देंगे, ठीक है। 9 माह को
3 किस्त में देना है, तो 9 माह में अगर त्रैमासिक रूप से देना है तो 3 किस्त देना पड़ेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 तो इस तरीके 3 बार देंगे तो 100 में 3 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। 24,000 यहाँ अंदर हो जाएगा ये 4 चौके 16, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस, अब इसको और कैंसिल कर दीजिए 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 एक कम 25 और एक 26, 26/25 की पावर 3, तो 24,000 गुणे 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25, ठीक। अब इसको आपको करना है सॉल्व, तो मिश्र धन आपका पता चल जाएगा, ठीक है। इसको गुणा भागा जोड़ा करिएगा आप इसको, और इसके बाद आपका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 26,996.74 रुपये। यह हमारा मिश्र धन प्राप्त हो गया। तो आप इसको गुणा भाग करके लगाइएगा, यही आ जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा 26,996, ठीक है। 26,996 यानी कि डी पार्ट करेक्ट, ना कि बी, सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है, 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक बैग में 5 सफेद 7 लाल व 8 काली गेंदें हैं। बैग में 7 गेंद एक एक करके निकालनी है, हर गेंद को वापस बैग में डाल देनी है, तो चारों गेंद सफेद निकले, इसकी प्रायिकता पूछा गया। तो यहाँ पे कुल जो गेंदों की संख्या वो कितनी है, तो 5 सफेद है, 7 लाल है, 8 काली है, तो 8 5 13 और 8 7 15 5 20, तो टोटल गेंदों की संख्या 20 है। तो 20 है, अब कह रहा है चूंकि एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी इसमें से, तो एक सफेद गेंद निकालेंगे, टोटल 20 है तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आज सफेद गेंद कितनी 5, तो 5/20 हो जाएगा, तो एक सफेद गेंद यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब इसी प्रकार चूंकि हर बार गेंद जो है वापस बैग में डाल दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि हर बार बैग में डाल देनी वापस गेंद को, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, सभी स्वतंत्र घटनाएं जो होंगी वो फ्री होंगी, और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4, ठीक है। तो 4 बार इसको गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1/256। तो राइट आंसर, इसको चारों गेंदे सफेद निकले, इसके लिए 1/4 को 4 बार गुणा कर दिया 256 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1/256, ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैथ के क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो है इंग्लिश का है। अब इंग्लिश की शुरुआत तो चलिए देखते हैं। दिया गया क्या दिया गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें ग्रामेटिकल एरर बताना बेसिकली कहाँ पर है। दिया गया है इफ यू लाइव इन अ फॉरेन कंट्री यू शुड ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज। गलती कहाँ पर है 26 में, तो यहाँ पे देखिए ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज जो दिया गया है ये क्या है, ये गलती, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, एक जो होता है ये कॉमन कॉमन होता है, ठीक है। कॉमन क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, एक कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो डेफिनेट आर्टिकल है वो लगाएंगे इसके पहले, ठीक है, द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे द जो हो जाएगा लैंग्वेज होना चाहिए था, जो कि नहीं लगाया गया है, तो इस प्रकार ए पार्ट में एरर है, तो ए पार्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। भरना हमें यहाँ पे यूके गवर्नमेंट कंटिन्यूली रिट्रेट्स इट्स कमिटमेंट टू हेल्पिंग द ब्रेन ड्रेन। यहाँ पे हमें बेसिकली क्या भरना है, आर्टिकल भरना है, ए होगा एन होगा द, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो देखिए जो अगर हम बात करते हैं यूके गवर्नमेंट की, तो यूके गवर्नमेंट जो है वो क्या है, एक प्रकार से एक संस्था है, एक निश्चित चीज़ों का डिनोट हो रहा है, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, द। तो आंसर इसका जो है डी ऑप्शन राइट है, द। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आगे वाले क्वेश्चन में। माई मदर इज द इंस्पायरेशन ऑफ इन माई लाइफ, क्या भरा जाएगा इसमें, तो रिक्त स्थान में यहाँ पे बिग की अगर हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव बिग जो है पॉजिटिव डिग्री, इसकी सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे भरा जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बिगेस्ट। तो द माई मदर इज द बिगेस्ट इंस्पायरेशन इन माई लाइफ, ठीक है। तो सी पार्ट इसका राइट है, क्या हो जाएगा 28 का आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची हमें बताना है। पर्यायवाची इसका क्या होगा, वर्ड दिया गया है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, एक्यूरेट मतलब होता है, एक्यूरेट मतलब होता है सटीक, ठीक है, सटीक। इसका अब इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, एक्यूरेट का पर्यायवाची इसमें से प्रिसाइज हो जाएगा। प्रिसाइज मतलब क्या होता है, सटीक होता है, इसका यथार्थ सूच ये कह सकते हैं।
अन्य पर्यायवाची अगर देखें तो एग्जैक्ट, करेक्ट, ठीक है, ये सभी इसके पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। एक्सेप्ट का विलोम, एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है? एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट का विलोम होता है रिजेक्ट करना। इसमें से जो बी पार्ट दिया गया वो इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है किसका? एप्रिसिएशन का। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द भी बताना है। एप्रिसिएशन मतलब होता क्या है? एप्रिसिएशन मतलब होता है सम्मान। एप्रिसिएशन मतलब सम्मान, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा अनादर, मतलब उपेक्षा, या फिर इसमें देखते हैं तो डिसरिगार्ड हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट। अगले प्रश्न में भी हमें ग्रुप वन और सब्स्टिट्यूशन बताना है, वन और सब्स्टिट्यूट करना है। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ऐसा जानवर जो जल में रहता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एक्वेटिक। क्या कहते हैं? एक्वेटिक कहेंगे। एक्वेटिक मतलब जलचर या जलीय कहा जाता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल जो दिया गया इसका मतलब होता है पार्थिव। पार्थिव मतलब सांसारिक, ये इस तरीके से कह सकते हैं। एरियल जो दिया गया है इसका मतलब होता है हवाई, एरियल मतलब। नॉक्टर्नल मतलब निशाचर, मतलब कि रात में चलने वाले को हम क्या कहते हैं? रात में जो चलता हो उसको हम कहते हैं निशाचर। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही रूप से वर्ड इसमें से कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है बताना। 33 में आंसर क्या है? तो यहाँ पे एरोगेंस गलत लिखा हुआ है, अटेंडेंस भी गलत है, अपीयरेंस भी गलत है, एबंडेंस चाहिए तो डी ऑप्शन राइट है। एबंडेंस का अर्थ क्या होता है? एबंडेंस का मतलब होता है बहुतायत। बाकी सारे गलत हैं। एरोगेंस में कहाँ पर गलती किया गया? तो एरोगेंस में ARROG ए होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि ई लिखा है, इसीलिए गलती की गई है, ठीक है। इसके बाद अटेंडेंस में तो ATTEND होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि ई लिखा हुआ है, यहाँ गलती है। अपीयरेंस में देखते हैं तो APP होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सिर्फ पी लिखा हुआ है, तो ये गलती किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी हमें इनकरेक्ट वाला बताना है, स्पेलिंग वर्ड यहाँ पे कौन सा इसमें लिखा हुआ है। 34 में अगर हम देखते हैं क्राफ्टमैनशिप जो लिखा हुआ है गलत है। क्राफ्टमैनशिप में क्राफ्ट के बाद एस होना चाहिए था, CRAFTS होना चाहिए था, इसके बाद मैनशिप होना चाहिए था, जो कि गलती किया गया यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इसका मतलब क्राफ्ट्समैनशिप मतलब होता है शिल्पकारिता। डी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। मेजर हब्स ऑफ, इसको बताना है कि ये क्या है, गलत है या फिर सही है, या नो इम्प्रूवमेंट करना है, या इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे। ऑप्शन इस तरीके से दिया गया। मेजर हब्स ऑफ, तो देखिए इस तरीके से अगर मेजर हब्स ऑफ आपको कहीं मिलता है तो यहाँ अगर देखा जाए तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। कभी कभी यहाँ पे क्या होगा, कैलिफोर्निया भरने को दिया जाता है, दे दिया जाता है। यहाँ पे आप पूछ लिया गया कि इसमें क्या एरर किया गया, तो यहाँ एरर जो है वो क्या है, मेजर हब्स आपके स्थान पर होना चाहिए था आ मेजर हब आप, ठीक है, जो कि दिया गया है डी पार्ट। तो मेजर हब आपके जगह पे आ मेजर हब आप होना चाहिए था, ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें देखिए चार पार्ट मतलब PQRS में डिवाइड, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। इन PQRS को रीअरेंज करना है, पहले कौन कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके बाद कौन सेंटेंस आएगा, उस सबसे बाद कौन सेंटेंस है, ये बताना है। तो इसको अगर आप रीअरेंज करते हैं, पी दिया गया है एज अ बॉय एलन वाज कीन रीडर एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर्स। इसके बाद दिया गया ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर। इसके बाद दिया गया लेटर ही मूव टू कनाडा एंड देन द यूनाइटेड स्टेट्स सेटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी विथ हिज ब्रदर किम्बल इन 1995। फिर दिया गया कि बट आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड दैट कंपनी टू क्रिएट अ कंपनी कॉल्ड X.com। तो इस तरीके से ये दिया गया है। यहाँ पे बताना रीअरेंज करना, तो रीअरेंज जब करेंगे तो देखते हैं कि आपका ये सेम मतलब सिमिलर सेम पैटर्न में लिखा हुआ, कोई गलती नहीं है, मतलब पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, इसमें सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, PQRS, जो कि दिया गया ए पार्ट, तो ए पार्ट इसका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो पैसेज दिया गया है। इंग्लिश में पैसेज बहुत कम ही आता है, लेकिन इसमें पैसेज दिया गया तो देख लीजिए, इस तरीके से पैसे दिएगा आपको, इसमें बीच बीच में भरना है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये इतनी जगह पे भरना है। अब इसमें क्या भरना है आपको, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार दिया गया, जैसे जैसे दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1। नंबर 1 में क्या भरा जाएगा, नंबर 1 क्या है। अब नंबर 1 की लाइन को पढ़िए। नंबर 1 की जो लाइन है वो क्या है, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम। इसके बाद भरना था बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट। देखिए 37 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो नाउन फोर्स भरा जाएगा, नाउन जो है फोर्स लगाया जाएगा। फोर्स जो होती है जोर या बल या शक्ति का प्रयोग यहाँ करना उचित है, क्योंकि डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फोर्स बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट, ठीक है।
तो आंसर यहाँ पे 37 के सी में हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 38 देखते हैं तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2, तो यहाँ पे भरना है 2 नंबर। अब इसमें क्या भरेंगे, तो 38 में अगर हम देखते हैं तो वर्ब यहाँ एम्बेड का भरा प्रयोग किया जाए, एम्बेडेड। एम्बेड का अर्थ होता है जड़ना, लगाना या लगा देना, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है इसका एम्बेडेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम एम्बेडेड भर देंगे। 39 में क्या हो जाएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द नंबर 3। तो नंबर 3 में देखिए दिया गया है कि एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नेंस डैश विल डू 3 थिंग्स। 38 में क्या होगा, 38 में तो डी पार्ट हो ही गया। 39 में क्या होगा, तो 39 में हो जाएगा जो है प्लूरल नाउन लगाया जाएगा यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है, प्लूरल नाउन लगाया जाएगा प्रोसेस। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स 4 में। आप देखिए 4 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो दिया गया है स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश। इसको आप जब पढ़ने के बाद इसका आंसर जो है अर्थ निकालिएगा, फिर इसको आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है एडजेक्टिव प्रोवर्बियल, माने कि लोग प्रसिद्ध है, ठीक है। और 5वें में क्या हो जाएगा, 5वें में हो जाएगा एडाप्टेशन, ठीक है, 5वें में यहाँ पे एडाप्टेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको पैसे से कर लीजिएगा, यहाँ पे एडाप्टेशन हो जाएगा और यहाँ पे प्रोवर्बियल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे बताना है, भरना है हमें यहाँ पर भी। आई डिड नॉट इन्फॉर्म डैश एट ऑल, क्या भर देंगे यहाँ पे जिससे कि ये सही रूप से हो जाए। तो देखिए अगर गिवन सेंटेंस जो दिया गया है ये डिड नॉट लगा हुआ है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। और ये जो है अगर हम बात करें तो यहाँ प्रोनाउन एनीबॉडी का प्रयोग किया जाएगा, शुड बी यूज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन एनीबॉडी, आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबॉडी एट ऑल। चलिए 42 होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 दिया गया है व्हिच इज अल्टरनेटिव करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच जो दिया गया है वाक्य वो इंटरोगेटिव में दिया गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाया जाता है तो क्या होता है, रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग स्पीच है सेड टू, पास्ट टेंस में इसको आस्क्ड में बदल देते हैं, इन्वर्टर कमा को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रयुक्त किया गया है क्वेश्चन। बट व्हेन को कनेक्टिव बना देते हैं। से मॉडल वर्ब जो विल दिया गया है इसको हम वुड में जो है चेंज कर देते हैं, प्रोनाउन जो है यू है उसको आई में बदल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक, ठीक है। कम की जगह पे हम गो परिवर्तित कर देंगे क्योंकि दूरी सूचक शब्द है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्या यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स करना, प्रिया इज नॉट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ ए जॉब, इसका राइट आंसर क्या है। तो 44 में अगर रिक्त स्थान में देख लेंगे तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के लिए बताया गया, तो फ्रेजल वर्ब यहाँ कट आउट भरा जाएगा। कट आउट मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर हिज काइंड ऑफ ए जॉब, तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब जो है कट आउट का उचित जो है प्रयोग करना उचित रहेगा। कुछ ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब जो होता है जिसमें, इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा, आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा एक मटेरियल है, तो यहाँ पे लोहा जो जाएगा, आयरन जो जाएगा वो क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन में गोल्ड आ जाता है, सिल्वर है, वुड है, कॉपर है, ग्लास है, ठीक है। तो सॉरी कॉपर है, तो ये सभी हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है। बाकी क्लास जो है वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। कालिदास जो क्या है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कालिदास व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात, और आयरनी जो दिया गया है, आयरनी, आयरनी और आयरन, आयरन है जो पदार्थवाचक संज्ञा है और आयरनी हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक। कुछ ऑफ द फॉलोइंग ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस, ठीक है, इसमें से कौन सही रूप से ग्रामेटिकल रूप से सही है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं डी पार्ट, गिव मी 4 5 रूपी नोट्स, जो कि ये सही रूप से लिखा है। यहाँ पे 4 जो है प्लूरल के अनुसार नोट्स का प्रयोग सही रूप से लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए चूज द मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर बताना, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर बताना है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैग मतलब होता है नर बतख, ड्रैग का अर्थ क्या होता है, नर बतख, तो ये क्या हो जाएगा, एक मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, डक मतलब मादा बतख जो होती है। और मैस्कुलिन जेंडर में पीकॉक आता है, पीकॉक मतलब मोर, और इसका जो है फेमिनिन हो जाता है आपका पीहन, पीहन मतलब मोरनी, ठीक है।
फिर ये रो क्या है, रो मतलब हिरणी, रो मतलब क्या होता है हिरणी, और हिरण हार्ट, ठीक है, तो रो है फेमिनिन जेंडर। इसके बाद काउंटेस, तो काउंटेस मतलब होता है एक पदवी, जो कि आपका आ जाता है फेमिनिन में, इसका अगर मैस्कुलिन बनाएंगे तो काउंट हो जाएगा, जो कि एक पदवी भी उसका भी अर्थ होता है, लेकिन फेमिनिन में हो जाएगा काउंटेस, काउंटेस, हाँ काउंटेस, और मैस्कुलिन में हो जाएगा काउंट। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट फॉर्म में कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो 48 में अगर हम देखते हैं आई गॉट अ कंसर्ट टिकट, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा हुआ है वो सूचक, तो ये जो है रिक्वेस्ट फॉर्म में नहीं है। हाउ फास्ट यू कैन रन, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये होता है लगा हुआ है। कुड आई बोरो, अब बोरो जहाँ पर लिखा हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका एक भाव प्रकट करता है रिक्वेस्ट का, मतलब प्रार्थना का भाव प्रकट करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर 48 का सी पार्ट, ठीक है, प्लीज भी लगा हुआ है इसमें, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव साइलेंट लेटर अथवा लेटर्स, मतलब कि जो ऐसा इसमें से कौन सा एक वर्ड है जो साइलेंट लेटर नहीं है उसमें, तो अगर हम देखते हैं कैटल जो दिया गया है, तो क्या है इसमें सभी अक्षर जो है हैं, अगर हम देखते हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में साइलेंट क्या है, साइकोलॉजी में साइलेंट पी है, साइको से सा से शुरुआत करते हैं बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डाउट, डाउट में अगर हम देखते हैं तो बी यहाँ पे साइलेंट है, डाउट बोला जाता है, डाउट, ना कि डाउट नहीं बोलते हैं, डाउट बोलते हैं। नॉलेज, नॉलेज में अगर देखेंगे तो यहाँ पे के जो है क्या है, के आपका इसमें साइलेंट वर्ड है, नॉलेज, डी भी इसमें साइलेंट वर्ड है, तो आपका इसमें कैटल में क्या है, कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं, तो यहाँ आंसर सी ए ऑप्शन राइट है, बाकी सारे जो है साइलेंट वर्ड वाले वर्ड हैं। अगला प्रश्न है द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर, बैचलर का हमें स्त्रीलिंग जेंडर बताना है, ठीक है, बैचलर का हमें क्या बताना है, स्त्रीलिंग। बैचलर का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो बैचलर में मतलब होता है कुमार, और इसका मैस्कुलिन जेंडर में है मतलब पुल्लिंग है, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा स्पिंस्टर, जो कि दिया गया आपका ए पार्ट में, इसका मतलब होता है कुमारी, स्पिंस्टर मतलब क्या होता है कुमारी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कुमारी। विजार्ड मतलब होता है जादूगर, जादूगरनी का क्या हो जाएगा विच, जादूगरनी क्या हो जाता है विच, ठीक है विच। इसके बाद आपका इसमें दिखा वुमेन, वुमेन मतलब स्त्री, तो मैन उसका पुरुष हो जाएगा। स्टुअर्ड, स्टेवार्ड मतलब परिचारक, तो इसका परिचारिका का क्या हो जाएगा फेमिनिन, स्टेवार्डनेस, सॉरी स्टेवार्डेस, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम जीएस के क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए, अभी हम और 50 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो देखिए जो अक्टूबर 2024 में भी हाल ही फिलहाल में रतन टाटा जी की मृत्यु हुई है, तो इनकी मृत्यु के बाद मतलब निधन के बाद जो है किन्हें टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम की अगर हम बात करते हैं तो नया अध्यक्ष जो बनाया गया है वो उनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, तो इन्हें बनाया गया है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, बताइए इसका राइट आंसर क्या है, पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब जो है ये किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है इटली के हैं जैनिक सिनर, उन्होंने यूएस के टेलर फिट्स को जो है पराजित किया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर, नाम याद रखिएगा, जैनिक सिनर ने इस बार 2024 का यूएस ओपन जीता है। और महिला अगर देखा जाएगा यूएस ओपन में महिला की बात कर हम करते हैं तो वो किसके द्वारा जीता गया है, तो ये बेलारूस की हैं एरिना सबालेंका, एरिना सबालेंका ने महिला एकल खिताब जो है जीता है यूएस ओपन का, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो 53 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से 4 सितंबर 2024 को ये जो है राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, और ये मुंबई में हुआ था महाराष्ट्र में, आंसर डी ऑप्शन राइट है। इसका थीम क्या था, थीम था विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया, यह योजना कब शुरुआत किया गया था, तो यह योजना शुरू की गई थी 2014 में, ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग के द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया था, अभी इसको 2026 तक स्पेंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं, पूरा पाषाण युग के चरण की अगर हम बात करेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है पूरा पाषाण काल को, जिसमें आता है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, तो राइट आंसर डी ऑप्शन राइट है।
कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का उदाहरण है और किस आर्किटेक्चर का उदाहरण है? तो कुतुब मीनार अगर हम बात करेंगे तो ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत किया गया था, इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंचा था, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का निर्माण भी करवाया गया था। तो इसमें 3 सुल्तानों का हाथ रहा था, याद रखिएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया, भारत की जनगणना पहली बार 1872 में किसके अधीन शुरुआत किया गया था? तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुआ था वो मेयो के कार्यकाल में हुआ था। आंसर ए पार्ट हो जाए। मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर 72 तक था और इसी में इसी ने 1872 में जो है प्रारंभ किया था। इसके बाद रिपन के कार्यकाल में 1881 में जो है नियमित जनगणना करवाई गई थी। तब से 81, 91 और इस तरीके से चलता आ रहा है। ठीक है, चलिए भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस स्थिति को अंगीकृत किया गया था? अब अंगीकृत की अगर हम बात करेंगे तो संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर है। अंगीकृत की बात करेगा तो ये हो जाएगा और यह पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा, जो कि ये अगर हम बात करेंगे तो ये इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि नीति निर्देश सिद्धांत न्याय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 37 में। ठीक है, अनुच्छेद 37 में ये बातें कही गई हैं। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाए तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद है 157 उसमें इसके बारे में बातें कही गई हैं। ठीक है, 157 में क्या बातें कही गई हैं? 157 में अनुच्छेद 157 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो और दूसरा है वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तो 35 वर्ष है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? किस नंबर पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत की बात करेंगे तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आंसर ए पार्ट, 7वां सबसे बड़ा देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? काल बैसाखी अगर हम बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेज आंधी और भारी बारिश होती है, जिसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम राज्य में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बैला डीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ये लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है। आंसर डी ऑप्शन है। बैलाडीला की खान कहाँ पड़ता है? दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है इनमें से? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पड़ता है? तो ये नवी मुंबई में। ठीक है, नवी मुंबई में ये जो है स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया गया कि विबग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है, कम होती है मतलब? तो यहाँ अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका बैगनी रंग की जो होती है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य अगर पूछ लेगा तो वो लाल हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक किसकी होती है? लाल की होती है। चलिए माइकल फैराडे नाम से एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक मतलब इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज किया था? बेंजीन की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। कब किया था? तो इन्होंने 1825 में खोजा था। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले 69 में हमें मिलान करना है। अपमिश्रक दिया गया खाद्य सामग्री, इन दोनों को मिलान करना है। ठीक है, पपीते के बीज क्या खाद्य सामग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पपीते के बीज से रिलेटेड है तो ये काली मिर्च से संबंधित होता है। ठीक है, बाकी अर्जिमोन जो अपमिश्रक होता है ये काली मिर्च से मिला सकते हैं। अर्जिमोन के बीज की अगर बात करेंगे तो ये सरसों के तेल के टाइप का होता है। डिटर्जेंट जो होता है ये दूध इसमें मिला सकते हैं, मतलब दूध में डिटर्जेंट मिला सकते हैं। पीला एनिलिक जो रंजक होता है हल्दी में मिलाया जाता है। तो इस तरीके से अपमिश्रक होते हैं इन सभी के। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, पहला का डी हो जाएगा। पहला का डी जो दिया गया है सिर्फ एक ही में दिया गया, तो सी पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है? चिकनगुनिया जो होता है एक विषाणु जनित रोग है, मतलब कि वायरस जनित रोग है और ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो एडीज हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट है। सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो सेब में सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत है। तो
हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या, बी पार्ट। ठीक है, हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या, बी। के जो होता है पोटेशियम को डिनोट करता है, तो आंसर बी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो ये आर्थिक से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम डेविड रिकार्डो महोदय थे, उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन है। गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो ये दोनों जो आते हैं ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। आंसर ए पार्ट राइट है। आंसर क्या है, ए पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार रथ यात्रा हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये भारत में हिंदू समुदाय के द्वारा भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार अर्थात जगन्नाथ रथ यात्रा प्रतिवर्ष पूरी उड़ीसा, पूरी जिले के उड़ीसा राज्य में जो है मनाते हैं। और ये त्योहार जो है भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है। तो पूरी उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, तो देखिए श्री राम जो मंदिर है उसके मंदिर की वास्तुकला की अगर बात करें तो नागर शैली में डिजाइन किया गया है। और ये इसके वास्तुकार कौन है, तो गुजरात के हैं चंद्रकांत भाई सोमपुरा। उनका नाम क्या है, चंद्रकांत भाई सोमपुरा, जो कि उसके मुख्य वास्तुकार हैं। और किस किस शैली पर बनाया गया, तो नागर शैली पर बनाया गया, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं। अब आपका आ गया हिंदी का क्वेश्चन, इसमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। हीरा पुल्लिंग, पीतल पुल्लिंग, अस्त्र पुल्लिंग, यमुना पुल्लिंग नहीं है। ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन किस प्रकार का शब्द है। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वाक्य में अगर देखा जाए दिन, तो दिन शब्द जो है यहाँ पे पुल्लिंग के तौर पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, पुल्लिंग के तौर पर प्रयोग किया गया है। क्योंकि अगर देखते हैं तो देखिए पुल्लिंग जो जो शब्द क्यों कौन से होते हैं, तो देखिए रत्न के नाम हो गए, महीना का नाम हो गया, दिन हो गया, तारों के नाम है, ग्रहों के नाम है, धातुएं हो गई, पेड़ हैं, पर्वत हैं, सागर हैं, देश है, अनाज है और द्रोह, ये सभी के नाम जो होते हैं हमेशा लगभग पुल्लिंग में ही होते हैं। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के क्या है। देखिए लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, एक वचन में दिया गया लड़के। ठीक है, लड़के क्या है, एक वचन में लिखा, लड़के ने रमेश को मारा। ठीक है, तो और रमेश क्या है, वाक्यांश में कर्म कारक है। यहाँ लड़के शब्द जो है कर्ता कारक के साथ एक वचन में आया। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। अब देखते हैं 79, दिया गया कि किस वर्ग की सभी ध्वनियां क्या है, मूर्धन्य है। मूर्धन्य की अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो वो जाता है टा वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ा, और ट ठ ड हो गया, इसके बाद शा जो होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है मूर्धन्य में। तो डी पार्ट में जो ट ठ ड ढ अड़ा दिया गया ये सही है, और इसके साथ ही ये वाला शा भी जो है क्या है, मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें र, अंगा और ड़ा भी शामिल होता है। ठीक है, का वर्ग जो होता है वो कंठ ध्वनियां होती हैं। चा वर्ग जो होता है मतलब चाचा जझाइयाँ, ये तालु ध्वनियां होती हैं। टा वर्ग जो होता है टठ ड्र अड़ा, ये मूर्धन्य होती हैं। ता वर्ग जो होता है तथा धन्ना, ये दंत होती हैं। और पा वर्ग जो होता है मानी कि प फ भ म, ये ओष्ठ होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक, इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो मोहन हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है, आप अंदर आकर बैठिए, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, तो आप अंदर आकर बैठिए, इस वाक्य में पुरुषवाचक की बात करें तो आप हो जाएगा। ठीक है, निज पुरुषवाचक क्या हो जाएगा, आप। चलिए विशेषण उपवाक्य पहचानना, अगला क्वेश्चन, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, इसमें विशेषण उपवाक्य कौन सा है। विशेषण उपवाक्य की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जो मेहनती होता है। ठीक है, जो मेहनती होता है वो क्या है, विशेषण उपवाक्य है। तो बी पार्ट इसका राइट है। वही बच्चा होता है जो सफल होता है, जो मेहनती होता है। यहाँ ये प्रधान, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो सफल व मेहनती क्या है, विशेषण शब्द है, लेकिन ये उपवाक्य नहीं है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सर्वनाम विशेष है वही बच्चा। ठीक है, और विशेषण उपवाक्य है जो मेहनती होता है। सतीश चंचल बालक, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है, तो चंचल शब्द क्या हो जाएगा, इसका जो है विशेषण बता रहा है, किस प्रकार गुण बता रहा है, तो चंचल हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। चलिए माँ सुबह नाश्ता बनाती, तो माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पे सुबह शब्द हो जाएगा। सुबह शब्द जो होता है वो किस प्रकार का है, तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। आंसर ए पार्ट है। ठीक है, कालवाचक, कालवाचक मतलब कि जैसे समय या काल का जो बोध कराते हो, कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि अभी, सदा, प्रतिदिन, आजकल, प्रातः, सायं, ये सभी जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक, यही दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए अगर हम देखते हैं इसमें तो ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नहाकर फिर भोजन किया, यानी कि कर्ता जब एक क्रिया समाप्त करके उसी समय दूसरी क्रिया में जो है प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया क्या हो जाती है? पूर्वकालिक हो जाती है। तो इसमें नहाने की जो क्रिया हो रही है वो पहले हो रही है, समाप्ति के साथ वो फिर भोजन कर रहा है, तो यहाँ पे नहाना जो क्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक हो जाएगी। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त किया गया है? तो देखिए टेलीफोन अगर हम बात करेंगे तो मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, वाक्य में टेलीफोन पर वाक्यांश है जो को इसको बताना, तो देखिए मैं पर अगर हम देखते हो यहाँ पे करण कारक का प्रयोग है, ठीक है, क्योंकि टेलीफोन से अगर बात होगी तो से चिन्ह करण कारक का होता है, ठीक है। तो टेलीफोन पर बात करूंगा नहीं होता, तो मतलब पर तो लगाया जाता है डिनोट किया, लेकिन यहाँ पे करण कारक होगा क्योंकि अर्थ जो निकल के आएगा वो क्या होगा? टेलीफोन से बात होगी, टेलीफोन पर बात नहीं होगी, टेलीफोन से बात होगा, से किसका होता है? करण कारक का होता है, तो करण कारक राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान ने संजीवनी ब्यूटी से लक्ष्मण को के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि बताना, इसमें कहाँ किस प्रकार की त्रुटि है? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो कारक की त्रुटि दिया गया है, वाक्य में अगर देखा जाए तो के लिए स्थान पर होना चाहिए था को, ठीक है, को होना चाहिए, तो कारक संबंधित त्रुटि है, आंसर डी ऑप्शन। चलिए अब अगले जो क्वेश्चन है 93 तक वो आपके इस गद्यांश से है, तो गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, ये गद्यांश दिया गया है, पढ़ लीजिएगा एक बार पॉज करके वीडियो को, फिर आप क्वेश्चन की तरफ आए। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सर्वव्यापक है? अब ये गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो 89 नंबर का क्वेश्चन निकल के आएगा कि आत्मा सर्वव्यापक है, हमारे जीवन के अंग रहे हैं, गद्यांश के अनुसार इसको जब पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको सत्य और अहिंसा जो होता है हमारे जीवन के अंश रहे, तो सत्य और अहिंसा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है युग युग का भारतीय किस भावना से अनुप्राणित रहा? यहाँ आंसर क्या है? तो 91 की अगर हम बात करें तो त्याग और बलिदान की भावना से अनुप्राणित रहा, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसमें से किसमें है? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद इसमें आंसर निकल के आएगा आध्यात्मिकता में। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शरीर की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया गया है? तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आप गद्यांश पढ़ेंगे तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया गया है, तो आत्मा राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर है कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। अब आंखों के सामने जो दिया गया है इसका हमें एक शब्द बताना है, इसको हम एक शब्द क्या कह सकते हैं? इसके लिए एक शब्द हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है, आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष, तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है इनमें से? अगले क्वेश्चन 95 में, तो संधियां 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि, इसके अलावा कोई संधि नहीं होती, स्वर व्यंजन विसर्ग हो जाएगा, अनुस्वार संधि नहीं होती, डी पार्ट हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य के रूप में इसमें से कौन सा निम्नलिखित में से सही है? मतलब ये सरल वाक्य इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो देखिए सरल वाक्य जो है दिया गया है, इसका मिश्र वाक्य अगर रूप देखते हैं तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो ए पार्ट दिया गया है इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, फिर दिया गया इन 10 वर्षों में, इन 10 वर्ष में दिया गया, ठीक है, तो वर्ष में यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि 10 अगर आ रहा है तो वहां वर्षों होना चाहिए था, इधर 10 वर्ष तो ऐसे ही गलत है, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति करना है, भी गलत, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, क्या होता है? क्रोध, सी पार्ट सही है। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? कलम का जादूगर ये कहा गया मुंशी प्रेमचंद्र को, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज आकाश में क्या छाए हैं, ये बताना। तो आज आकाश में यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जलद हो जाएगा, आंसर सी पार्ट। जलद का अर्थ होता है बादल, और आकाश में हमेशा बादल ही चाहता है, तो बादल आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। तो आज आकाश में जलद छाए हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।